नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार बिहारी के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। कुल 15 पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। उन पदों का अर्थ हम जान चुके हैं। उसके बाद में आगे आने वाले जो उनका 16वां पद है, 17वां, 18वां, 19वां और इसके बाद में एक और पद होगा 20वां। यानी कि अब 5 पद और हमारे सिलेबस में बिहारी जी के दिए गए हैं। आज इन 5 पदों के बारे में विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो 16 नंबर पद है इसके बारे में देखो कि कहत नटत रेजत खिजत मिलत खिलत लजियात बरे बोन में करत है नैननी ही सु बात। यानी कि आगे आने वाले जो भी सारे पद होंगे वो नायिका से संबंधित होंगे। नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन उसमें हमें देखने को मिलेगा। यानी नायिका से संबंधित सारे के सारे पद आगे दिए गए हैं। तो देखो इस पद में कि कहत नटत रेजत खिजत मिलत खिलत लजियात बरे बोन में करत है नैननी ही सो बात। इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहा है कि एक नायक है और एक नायिका है। एक नायक है और एक नायिका है। दोनों अपने प्रेम का क्या करना चाहते हैं, अभिसार करना चाहते हैं। दोनों अपने प्रेम का अभिसार करना चाहते हैं। इसलिए कहते सबसे पहले नायक कहता है, यानी अपने प्रेम का क्या करता है, अभिसार करता है। प्रेम का क्या करता है, अभिसार करता है। नटते नायिका मना कर देती है। रिजत जिससे नायक के मन में रीझ उत्पन्न हो जाती है। जिससे नायक के मन में रीझ उत्पन्न होती है। इस रीझ को देखकर नायिका के मन में खींच उत्पन्न हो जाती है। अतः रीझ और खींच दोनों में जैसे ही उत्पन्न होती है, मिलत दोनों की नजरें मिलती है। दोनों की नजरें मिलती है जिससे उनमें प्रेम उत्पन्न होता है। खिलत उनका मन क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उनका मन आनंदित हो जाता है। और तभी भरे भवन में, लोगों के भरे हुए भवन यानी भवन को देखकर लज्जात वो क्या करते हैं, अपने मन में लज्जा का अनुभव करते हैं। फिर करे नैननी ही सुबात, फिर दोनों नैननी इशारों में क्या करने लग जाया करते हैं, बातें करने लग जाया करते हैं। यानी कवि यहां वर्णन करते हुए क्या कहता है कि कहत नटत रेजत खिजत मिलत खिलत लजियात बरे बहुन में करत है नैननी ही सु बात। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहां कहना चाहता है कि एक नायक है और एक नायिका है। दोनों अपने प्रेम का अभिसार करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले कहत नायक अपने प्रेम का अभिसार करता है। नटत नायिका मना कर देती है। रिजत जिससे नायक के मन में रीझ उत्पन्न होती है। खिजत इस रीझ को देखकर नायिका के मन में खींच उत्पन्न होती है। मिलत दोनों की नजरें मिल जाती है। और खिलत दोनों में प्रेम उत्पन्न होने से दोनों का मन आनंदित हो जाता है। भरे भवन में तभी देखते हैं कि उनके सामने भरा हुआ भवन है, लोगों का समूह चारों तरफ बैठा हुआ है। अतः लज्जियात दोनों में लज्जा का अनुभव होता है। नैननी ही सुबात, फिर कृत है नैननी ही सुबात। फिर दोनों अपने इशारों में एक दूसरे से बातें करने लग जाया करते हैं। यानी प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ आपको ऐसे करना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी या वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्थात एक नायक और एक नायिका, नायक अपने प्रेम का अभिसार करते हुए कहता है, नायिका मना कर देती है, जिससे नायक के मन में रीझ उत्पन्न होती है। उस रीझ को देखकर नायिका के मन में खींच उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है, दोनों में प्रेम उत्पन्न होता है और जिससे उनका मन आनंदित हो जाता है। लेकिन भरे भवन में दोनों लोगों के भरे हुए भवन को देखकर लज्जियात अपने मन में लज्जा का अनुभव करते हैं। फिर करत है नैननी ही सु बात, फिर दोनों में इशारों में अपनी बातें करने लग जाया करते हैं। अर्थात यहाँ पर एक नायक का और एक नायक दोनों के प्रेम का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हमें इसका क्या करना होगा, अर्थ करना होगा। इसके बाद में जो अगला पद आएगा इसमें देखो, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात कहिए सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात। अब यहाँ पर एक सखी
अपनी दूसरी सखी से कहती है, यानी कि एक नायिका अपनी सखी से कहती है, क्या कहना चाहती है कि कागज पर लिखत, यानी अपने प्रेमी को अपने नायक को एक प्रेम पत्र लिखना चाहती है। एक नायिका अपने प्रेमी को एक प्रेम पत्र लिखना चाहती है तो अपनी सखी से कहती है कि कागज पर लिखत न बनत, कि हे सखी मैं मेरे प्रेमी को या मैं मेरे नायक को एक प्रेम पत्र लिखना चाहती हूं जो कागज पर कागज के ऊपर लिखत न बनत, मेरे से लिखा नहीं जा रहा। कहत संदेशु लजात, और उस संदेश को मुख से बोलकर कहने में मैं लज्जा का क्या कर रही हूं, अनुभव कर रही हूं। अतः हे सखी कहिए सबू तेरो हियो, जो उनका हृदय है, जो मेरे प्रियतम का हियो यानी हृदय है। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे ही है, मेरे हृदय की बात है, वो अपने हृदय से अपने आप पहचान लेगा। यानी कि इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ पर बिहारी क्या वर्णन करते हैं कि कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सबू तेरो हियो मेरे ही की बात। अर्थात यहाँ पर एक नायिका अपनी सखी से कहती है, कि हे सखी मैं मेरे प्रेमी को एक प्रेम पत्र लिखना चाहती हूं, कागज पर लिखत न बनत, लेकिन वो प्रेम पत्र मेरे से कागज के ऊपर नहीं लिखा जा रहा है। कहत संदेशु लजात, और उस प्रेम पत्र को मुख से बोलकर कहने में भी मैं लज्जा का क्या कर रही हूं, अनुभव कर रही हूं। अतः हे सखी कहियो सबू तेरो हियो, अगर उनका मेरा प्रेम अगर सच्चा है तो उनका हृदय है, मेरे ही की बात, मेरे हृदय की बात अपने आप पहचान लेगा। अर्थात इसका अर्थ आपको ऐसे करना है कि एक सखी है, एक नायिका है जो अपनी सखी से कहती है, अर्थात वो अपने प्रेमी को एक प्रेम पत्र लिखना चाहती है। अतः अपनी सखी से कहती है कि हे सखी मैं एक प्रेम पत्र मेरे प्रेमी को लिखना चाहती हूं, लेकिन वो मेरे से कागज के ऊपर नहीं लिखा जा रहा है। उस प्रेम पत्र को मैं मुख से बोलकर कहने में, उस संदेश को मुख से बोलकर कहने में लज्जा का अनुभव कर रही हूं। अतः हे सखी अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो उनका हृदय है, वो मेरे हृदय की बात अवश्य पहचान लेगा। इस प्रकार से हमें इसका क्या करना है, अर्थ करना है। अगर आगे इसी कड़ी में देखे तो अगला पद कौन सा है, 18वां, कि कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो होतु, तिय लीलार बेंदी दिए अगनत बढ़त उदोतु। लीजिए यहां पर, यानी कि बिंदी, और इस बेंदी का भी क्या होता है, बिंदी। ये बिंदी दोनों क्या है, बिंदी। यानी कि कहत सबे कहते हैं सभी, कहत सबे बेंदी कहते हैं सभी, बेंदी देने पर अंक 10 गुना होतु, किसी अंक के आगे एक बिंदी लगा देने पर उसका मान क्या होता है, 10 गुना होता है। कितना होता है, 10 गुना होता है। यानी कि कहते हैं सभी कि एक बिंदी किसी अंक के आगे लगा देने से उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। कैसे, जैसे मैंने एक लिखा क्या, 10, क्या लिखा, 10। अब इसके एक बिंदी लगाने से 10 दाया 100, 10 गुना मान बढ़ गया। 100 दाया 1000, 10 गुना, 10 गुना। यानी कि किसी भी एक अंक के आगे एक बिंदी लगा देने पर उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। ये कवि कह रहा है। कहत सबे बेंदी दिए, कहते हैं सभी, बेंदी दिए अंक, किसी एक अंक के आगे बिंदी लगा देने पर 10 गुना होतु उसका मान क्या होता है, 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन तिय उसी प्रकार लीलार यानी मस्तक, लीलार मस्तक पर एक बिंदी लगा देने से अगिनत बढ़ता है उदोतु शोभा। यानी कि किसी स्त्री के एक
उसके मस्तक पर एक बिंदी लगा देने से उसकी शोभा क्या बढ़ जाती है? गिनत बढ़ जाती है, अर्थात उसका मान 10 गुना नहीं होता। यानी कि यहाँ पर कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो होतु, तिये लीलार बेंदी दिए अगणित बढ़ते उदोतु। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहत सबे बेंदी दिए, कहते हैं सभी कि बेंदी दिए अंक, एक अंक के आगे एक बिंदी लगा देने से 10 गुनो होतु, उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार तिये लीलार, उसी प्रकार मस्तक के ऊपर एक बिंदी लगा देने से अगिनत बढ़त उदोतु, उसकी शोभा है वो अगिनत या असंख्य बढ़ जाती है, अगिनत या असंख्य बढ़ जाती है। अर्थात इसका हमें वर्णन इस प्रकार करना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसी एक अंक के आगे एक बिंदी लगा देने से उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार किसी नायिका के मस्तक के ऊपर एक बिंदी लगा देने से उसकी शोभा अगिनत बढ़ जाया करती है। अर्थात शोभा का मान, सुंदरता का मान है वो कभी गुणों में नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार उनका जो अगला 19वां पद है बिहारी का कि डीठी ने परतु समान दूती, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगता है परसी पिछाने जात। अब यहाँ पर कवि बिहारी क्या कहते हैं कि एक नायिका है, उस नायिका का गौर वर्ण इतना सुंदर है, सोने जैसा। किसके सम्मान तुलना की गई है? सोने के सम्मान। यानी कि हमें ये नहीं पता लगा पा रहे, हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि उस नायिका ने गहने पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे। यानी कवि बिहारी इस पद में यही बात कहना चाहता है कि उस नायिका का रूप सौंदर्य सोने के समान है, बिल्कुल सोने जैसा है, जिससे उस नायिका ने जो सोने के गहने पहन रखे हैं उनका पता है, हम नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं? डीठी यानी दृष्टि, डीठी यानी दृष्टि, न परतु न पड़ती, न परतु न पड़ती, समान दूती, कनक यानी सोना, कनक यानी सोना। इस कनक का अर्थ क्या होगा? सोना। गात का अर्थ क्या होगा? शरीर, गात का अर्थ क्या होगा? शरीर। भूषण का अर्थ क्या होगा? आभूषण, भूषण का अर्थ क्या होगा? आभूषण। कर यानी हाथ, कर्कश यानी कठोर, लगत यानी लगता है, लगत यानी लगता है, स्पर्श यानी स्पर्श, पिछाने यानी पहचानना, पिछाने यानी पहचानना, जात यानी जाता है, जात यानी जाता है। देखो इसमें कवि क्या कहना चाहता है। डीठी न परतु समान दूती, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत है परसी पिछाने जात। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ बिहारी क्या कहना चाहते हैं कि डीठी न परतु समान दूती, डीठी यानी दृष्टि नहीं पड़ती है समान रूप से, कनक यानी सोना, कनक से गात सोने जैसे शरीर पर, यानी सोना जैसा शरीर और सोना दृष्टि डालने पर दोनों हमें क्या लगते हैं? एक समान या एक जैसे लगते हैं। क्या लगते हैं? एक समान या एक जैसे लगते हैं। डीठी ने परतु समान दूती, कनक कनक से गात, की दृष्टि पड़ने पर कनक यानी सोना, कनक से गात यानी सोने जैसे शरीर में जो दृष्टि डालते हैं तो दोनों क्या लगते हैं? समान लगते हैं। अर्थात उनकी पहचान करना हमारे लिए क्या होता है? कठिन होता है। अतः भूषण, उस आभूषण की पहचान हमें करनी है तो भूषण करे अपने हाथ से, कर्कश यानी कठोर, लगत जहां लगता है पर से स्पर्श करके पहचाना जाता है। अर्थात उस गहने को, उस आभूषण को, उस नायिका के रूप सौंदर्य को स्पर्श करके ही आभूषण की पहचान की जा सकती है। अर्थात जहां स्पर्श करने पर त्वचा कर्कश यानी कठोर लगती है, इसका मतलब नायिका ने क्या पहन रखे हैं? गहने पहन रखे हैं। और जहां त्वचा मुलायम प्रतीत होती है, इसका मतलब नायिका ने गहने नहीं पहन रखे हैं। यानी डीठी न परतु समान दूती, कनक कनक से गात, भूषण कर कर्कश लगत है परसी पिछाने जात। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि डीठी न परतु समान दूती, कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं डीठी न परतु समान दूती, कनक कनक से गात, कि सोने जैसा शरीर और सोना दोनों में अगर दृष्टि पड़ती है तो समान दूती, बिल्कुल दोनों एक समान लगते हैं, उनमें हमें कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। भूषण कर कर्कश लगत परसी पिछाने जात, अतः उस नायिका के रूप सौंदर्य को पहचानने के लिए, उस सोने के आभूषण की पहचान के लिए उस नायिका को स्पर्श करके ही
पहचान की जा सकती है। भूषण कर्कश लगत और जहां त्वचा कठोर प्रतीत होती है, इसका मतलब नायिका ने गहने पहन रखे हैं। और जहां त्वचा मुलायम प्रतीत होती है, इसका मतलब नायिका ने गहने नहीं पहन रखे। यानी कि इसका अर्थ हमें इस प्रकार से करना है। डीठी ने परतु समान दूती कनक कनक से गात भूषण कर कर्कश लगत परसी पिछाने जात। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्थात एक नायिका है जिसका रूप सौंदर्य बिल्कुल सोने जैसा है, सोने के समान है। अतः जब हम दृष्टि डालते हैं, उस पर दृष्टि पड़ती है, तो सोने और सोने जैसे शरीर में बिल्कुल हमें एक तरह की क्या लगती है, समानता लगती है। अर्थात हम आभूषण की पहचान नहीं कर पाते हैं। उस ऐसी स्थिति में उस नायिका को स्पर्श करके ही पहचाना, उस सोने के आभूषणों की पहचान की जा सकती है। कर्कश लगत, जहां स्पर्श करने पर, हाथ से स्पर्श करने पर जहां त्वचा कठोर प्रतीत होती है, इसका मतलब नायिका ने गहने पहन रखे हैं। और जहां मुलायम प्रतीत होती है, इसका मतलब नायिका ने गहने नहीं पहन रखे। यानी कि आपको इसका सीधा सीधा अर्थ करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक नायिका जिसका सोने जैसा शरीर है, सोने जैसा शरीर है, अतः उस नायिका ने सोने पहन रखे हैं या नहीं, अगर हमें इसका पता लगाना पड़े तो दोनों में समानता होने के कारण हम पता नहीं लगा पाते। लेकिन जैसे ही नायिका को स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने पर जहां त्वचा कठोर प्रतीत होती है, इसका मतलब नायिका ने आभूषण पहन रखे हैं। और जहां त्वचा मुलायम प्रतीत होती है, इसका मतलब नायिका ने आभूषण नहीं पहन रखे। इस प्रकार से हमें इसका क्या करना है, अर्थ करना है। इस प्रकार से ये 4 पद हमने पढ़े। इसके बाद में जो बिहारी का जो अंतिम पद है हमारे सिलेबस में दिया गया है, उस अंतिम पद के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उस अंतिम पद में क्या बताया गया है, तो उनका सबसे पहले अंतिम पद देखो, उसके बाद में हम आगे जानेंगे। यानी देखो उनका अगला पद कौन सा है, अंगे अंगे, कौन सा है ये, 20वां। अंगे अंगे, अंगे अंगे नग जगमत, अंगे अंगे नगमत, अंगे अंगे नग जगमत दीप सिकासी देह, दीप सिका सी देह, दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हु रहे, दिया बढ़ाए, दिया बढ़ाए हु रहे, दिया बढ़ाऊ हु रहे। यानी कि अंग अंग नग जगमत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे, बड़ो उजारो गे है, बड़ो उजारो गे है। ये रहीमदास जी का हमारे सिलेबस में अंतिम पद है। अब यहां पर भी एक नायिका के रूप सौंदर्य की बात कर रहा है। जो दीपक की ज्योति है, उस दीपक की ज्योति भी उसके सामने क्या लग रही है, उसकी सुंदरता के सामने फीकी लग रही है। यानी कि अंग अंग, उस नायिका का अंग अंग यानी कि रोम रोम, अंग अंग रोम रोम नगे आभूषणों से, नगे आभूषणों से जगमते जगमगा रहा है, जगमगे जगमगा रहा है। दीप सिकासी देह, यानी दीप सिका देह यानी उसका शरीर कैसे चमक रहा है, दीपक की ज्योति के समान। उसका शरीर कैसे चमक रहा है, दीपक की ज्योति के समान चमक रहा है। दिया बढ़ाए, जिस प्रकार से दीपक को बुझा देने पर, दीपक को बुझा देने पर, दीपक को बुझा देने पर बड़ो उजारो गेह, यानी गेह यानी घर में, उजारे यानी उजाला। उस नायिका के रूप सौंदर्य से उसका उजाला क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। यानी इस पद्यांश में कवि बिहारी क्या कहते हैं कि अंग अंग नग जगमत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजियारो गेह। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यह वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्थात एक नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अंग अंग नग जगमत दीप सिकासी देह, कि अंग अंग नग जगमत, एक नायिका है जिसका रोम रोम आभूषणों से जगमगा रहा है।
दीप सिकासी देह, उसका शरीर दीपक की ज्योति के समान चमक रहा है। दिया बढ़ाए हूं रहे, जिस प्रकार से दीपक की ज्योति को बुझा देने पर भी बड़ो उजियारोगे है। घर में है वो उस नायिका के रूप सौंदर्य से, उसके आभूषणों से वहां का उस घर का जो प्रकाश है वो दुगुना हो जाता है। प्रकाश क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है कि अंग अंग नग जगमत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजियारोगे है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक नायिका है, उस नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि उस नायिका का रोम रोम है वो आभूषणों से जगमगा रहा है, और उसका शरीर है, उसका शरीर आभूषणों से दीपक की ज्योति के समान चमक रहा है। दीपक की ज्योति को बुझा देने पर भी बड़ो उजियारोगे है। घर में है वो नायिका के आभूषणों से वहां उस घर का जो प्रकाश है वो क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। यानी कि इसका अर्थ हमें सामान्य रूप से इस प्रकार से करना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक नायिका है जिसके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि उस नायिका का रोम रोम है, अंग अंग है, वो आभूषणों से क्या हो रहा है? जगमगा रहा है। दीपक की ज्योति के समान उसका शरीर चमक रहा है। अगर दीपक की ज्योति को बुझा दिया जाए तो वहां पर घर के अंदर है उस नायिका के रूप सौंदर्य से, उसके आभूषणों से है वो उसका जो अंधकार है, जो वहां का अंधेरा है, उस नायिका के रूप सौंदर्य से दीपक की ज्योति बुझा देने पर वहां का प्रकाश क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। इस प्रकार से हमें ये क्या करना है? अर्थ करना है। इस प्रकार से हमने सबसे पहले भक्ति काल के कवियों में अध्ययन किया, उसके बाद में रीतिकाल के 2 कवि पढ़े हमने, रहीमदास जी को पढ़ा, और इसके बाद में हमने बिहारी जी को पढ़ा। हमें प्रत्येक पदों का अध्ययन करते हुए प्रत्येक पद को विस्तार पूर्वक समझना है। हमारी जो नोटबुक है उसमें ये कार्य करना है, और इसी के साथ में जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उन अभ्यास प्रश्नों को तो अवश्य हमें अपनी नोटबुक में करना ही है। जिससे क्या होता है कि ये जो भी कोई प्रश्न दिया हुआ होता है, जिससे क्या है कि हम इन पदों का अर्थ करते हैं, और इन पदों का अर्थ करने के उपरांत जो भी हमारी स्थिति होती है, यानी कि ये पद हमें समझ में आया या नहीं आया, ये बातें हमें प्रश्नों, अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से ही पता लगती है। अतः अभ्यास प्रश्नों को और इन पदों की व्याख्या हमें लगातार नोटबुक में करते रहना चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में हम हमारे अध्याय नंबर 5, जिसमें रीतिकाल के फिर वीर रस के महान कवि आएंगे भूषण, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।